हेलो बच्चा। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में, जिसमें डॉट प्रोडक्ट देख लिया था और क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लोग देख लिया था। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग लास्ट पॉइंट जो देखा था वो आपका 9th पॉइंट हम लोग लिख रहे थे प्रॉपर्टी का। यदि आपका दिया हुआ है ए वेक्टर यदि है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप आपका है, और बी वेक्टर आपका दिया हुआ है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। तो यदि देन आपसे पूछे कि a क्रॉस b किस फॉर्म में वेक्टर लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चा, तो बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में आपका वेक्टर लिखा हुआ है। तो यदि आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में रहे तो देन ए क्रॉस बी आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे एंड के a1 है ना, ए क्रॉस भी कर रहे हैं तो ए का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, a1 a2 और a3 लिख देंगे, b1 b2 और b3 लिख देंगे। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3:3 का ऑर्डर है ना, 3:3 का ये डिटर्मिनेंट है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, ये लंबा लाइन दे देते हैं, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग एक्सप्लिट कैसे करते हैं, तो पहले ऐसे इसको बोलते हैं रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो इसको एक्सप्लिट कैसे करते हैं ये हमने बता दिया था। आप आई लेते हो, आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दो, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे a2b3 माइनस a3b2 मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। आते आया समझ में बच्चा, है ना, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहला हमने यदि प्लस लिया तो दूसरा क्या लेंगे, पहले आई लिया फिर जे, तो पहला प्लस तो दूसरा माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस जे कैप, है ना, माइनस जे कैप। और जे कैप आपने लिया तो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा a1b3 माइनस a3b1। ठीक है, फिर हमने जब प्लस क्या लेंगे, अब ये प्लस लिए, ये माइनस, ये फिर प्लस, तो के आपका प्लस में आ गया के कैप, और है ना के है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और थर्ड को छोड़ देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, और कुछ नहीं, ये कहाँ से आया, तो यदि आप ए क्रॉस बी आप करते हो एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ए क्या है आपका a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप को क्रॉस किसके साथ लेना है ना, आपका b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप के साथ हमको क्या लेना है, क्रॉस लेना है। तो जब हम लोग ये क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे इसको ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे a1b1 i क्रॉस i, और i क्रॉस i क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, लिखेंगे a1b1 i क्रॉस i, है ना। फिर लिखेंगे a1b2 i क्रॉस j, फिर लिखेंगे हम लोग a1b3 i क्रॉस k लिखेंगे। ठीक है बच्चा, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो a से पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया, अब a2j से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a2b1 मतलब a2b1 j क्रॉस i हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे a2b2 j क्रॉस j हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। बातें आया समझ में। फिर उसके बाद प्लस, अब तीसरा है a2b3 j क्रॉस k, एकदम ऑर्डर को भी ध्यान में रखेंगे, j से k j क्रॉस k। फिर हम लोग इसको लेंगे
A3K को पूरे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, A3B1 K क्रॉस I, ठीक है। फिर क्या करेंगे, A3B3 नहीं A3B2 है ना, K क्रॉस J। फिर क्या करेंगे हम लोग, A3B3 K क्रॉस K। और हमने बताया था कि क्रॉस में जब सेम वाला आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 है ना। उसके बाद ये वाला का भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, और ये लास्ट वाला का भी वैल्यू आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये तीनों तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये तीनों आपका ख़त्म हो गया। दिखाई दे रहा है बच्चा? चलिए इसको हम लोग थोड़ा ऊपर लिखते हैं, है ना, एक्सप्लेन करते हैं। कैसे इतना आ गया, बोलेंगे ये तो आपका 0 हो गया, तो A1B1 ये टर्म ख़त्म। फिर क्या बचा, A क्रॉस B में आपका क्या बच गया, बोलेंगे A1B2 I क्रॉस J क्या होता है, K। तो A1B2 I क्रॉस J क्या होता है, K होता है, बताया था हमने, है ना। फिर आपका क्या है यहाँ पे A1B3 I क्रॉस K K क्रॉस I J होता था, तो यहाँ पे माइनस J हो जाएगा। A1B3 माइनस K हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हम लोग करेंगे ये वाला A2B1 J क्रॉस I क्या हो जाएगा, माइनस K। तो A2B1 J क्रॉस I माइनस K आपका, है ना, J क्रॉस I आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे बच्चा, यहाँ पे K हो गया। A1B3 I क्रॉस K क्या हो जाएगा, K क्रॉस I माइनस K क्रॉस I J होता था, तो यहाँ पे माइनस J हो जाएगा, माइनस J, ठीक है, माइनस J। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस K। A2B1 J क्रॉस I क्रॉस J K होता था, तो माइनस K हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम लोग प्लस करेंगे, ये वाला तो 0 हो गया। अब ये देखेंगे A2B3 J क्रॉस K I हो जाएगा, तो A2B3 J क्रॉस K क्या हो जाएगा, I, है ना। फिर A3B1 K क्रॉस I ये क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। A3 प्लस A3B1 K क्रॉस I J हो जाएगा, आपका J हो गया। प्लस ये एक बचा हुआ है A3B2 है ना, K क्रॉस J क्या हो जाएगा आपका, K क्रॉस J माइनस I, ठीक है। अब चलिए कोई दिक्कत नहीं, I वाले को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे I है और यहाँ पे I है, कॉमन ले लेंगे। I कॉमन लिया तो क्या हो गया, A2B3 माइनस A3B2। फिर क्या लेंगे, माइनस J कॉमन लेते थे, माइनस J यहाँ पे है और J यहाँ पे, माइनस J आपने कॉमन लिया तो ये तो प्लस में हो जाएगा। A1B3 माइनस ये माइनस में हो जाएगा A3B1 प्लस, अब K कॉमन लेते हैं, यहाँ पे K है और यहाँ पे K है, आप K कैप कॉमन लिया तो क्या हो गया, A1B2 माइनस A2B1 ये हो गया। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ I J, है ना। K इस फॉर्म में लिख करके याद करना आसान होता है, A1 A2 A3 B1 B2 और B3, है ना। समझ में आया बच्चा? तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था, है ना, कुछ नहीं, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया और हमने रख दिया I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K क्या होता है, 0। I क्रॉस J आपका K होता है, J क्रॉस K क्या होता है, I होता है, और K क्रॉस I क्या होता है, J होता है। उल्टा में J क्रॉस I क्या हो जाता है, माइनस K, है ना। उसके बाद आपका K क्रॉस J क्या हो जाता है, K क्रॉस J क्या हो जाता है, माइनस I, ठीक है। उसके बाद I क्रॉस K क्या हो जाता है, माइनस J। तो इसको हम लोग रख दिया और फिर कॉमन ले लिया, तो इस फॉर्म में आपका आ गया। और इसी फॉर्म को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को आप एक्सप्लिट करोगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये इसको याद रखेंगे, कुछ नहीं करना है, हम जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सप्लिट करने के लिए बताया वैसे ही एक्सप्लिट कर देना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। ऐसे दो लाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनांट ऑफ, डिटर्मिनांट बोलते हैं, है ना। दो लंबा सा लाइन के बीच में हम लोग यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम। याद रखना है कि डिटर्मिनांट में जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। और ये किसका है, कौन सा डिटर्मिनांट है, तो 3:3 का। 3 रो है और 3 कॉलम है, 3:3 का ये आपका डिटर्मिनांट है। बातें आया समझ में। तो चलिए ये 9 नंबर प्रॉपर्टी था, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिटाते हैं और इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। जल्दी से फटाफट पॉज करके लिख लेंगे आप लोग। बच्चा अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे हम लोग को पढ़ना है रेट ऑफ चेंज, है ना। और रेट ऑफ चेंज में ही आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन पढ़ते हैं, चूँकि पहले फंक्शन जानेंगे तभी हमको रेट ऑफ चेंज समझ में आएगा, डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो थोड़ा हम लोग फंक्शन के बारे में जानते हैं। आप लोग सुने होंगे, जाने होंगे। हम लोग यहाँ पे एक बार रिकॉल कर देते हैं। फंक्शन क्या है, लिखेंगे फंक्शन, है ना। फंक्शन इज ए रिलेशन विच रिलेट्स 2 और मोर वेरिएबल। लिखेंगे फंक्शन इज ए रिलेशन विच रिलेट 2 और मोर वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, रिलेशन है जो कि क्या करता है, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल को एक दूसरे से रिलेट करता है। बातें आया समझ में। वेरिएबल किसको बोलते हैं, है ना, जिसका वैल्यू हम लोग, है ना, जो वेरी करता है, जिसका वैल्यू क्या हो, वेरी करे, उसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन इज ए रिलेशन विच रिलेट्स 2 और मोर वेरिएबल। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मानते हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंज, इसको हम लोग x मान लेते हैं, और नंबर ऑफ ग्लास ऑफ जूस ये हम लोग y मानते हैं, ठीक है। x क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंज है, और y क्या है, नंबर ऑफ ग्लास ऑफ जूस, ठीक है। एक जूसर मशीन है, जूसर मशीन gives 1 glass of juice, है ना, by 4 ऑरेंज। मतलब आपका ये जूसर मशीन है जो नंबर ऑफ ऑरेंज और नंबर ऑफ ग्लास को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। x और y को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। मतलब x का वैल्यू 4 होगा तो 1 गिलास जूस मिलेगा, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, देन बोलेंगे y = x/4, है ना। ये क्या हो गया, y बराबर x/4। ये एक y और x में क्या हो गया, रिलेशन। और ये रिलेशन कौन इस्टेब्लिश्ड किया, ये जूसर मशीन, है ना। नंबर ऑफ ऑरेंज को ग्लास ऑफ जूस में कन्वर्ट कर दिया। तो 4, x का वैल्यू यदि 4 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, है ना। x का वैल्यू 8 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। x का वैल्यू 12 रखोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, आपका 3 मिलेगा, 3 गिलास जूस मिलेगा। मतलब कितना ग्लास जूस मिले वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑरेंज पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x जो है, हियर x जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। तो हम लोग x को क्या बोलते हैं, x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। y आपका किस पे डिपेंड कर रहा है,
लिखेंगे हियर y डिपेंड्स ऑन x, है ना. सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and y is dependent variable. Y is dependent variable. बातें आया समझ में? यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, है ना. तो x इंडिपेंडेंट है, y आपका x पे डिपेंड कर रहा है. यदि x का वैल्यू 4 लोगे तो y कितना मिलेगा? 1 मिलेगा. मतलब कितना ग्लास जूस मिले ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ ऑरेंज पे. इसीलिए y किस पे डिपेंड कर रहा है? x, है ना. ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो द स्टेटमेंट y depends on x is also written as y is a function of x. बातें आया समझ में? y depends on x is also written as y is a function of x. ठीक है. तो हम लोग जो बोलते हैं यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे. इसका मतलब हुआ y is a function of x, है ना. और मैथमेटिकली, है ना, मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम लोग y इज इक्वल टू f ऑफ x लिखेंगे. ठीक है. तो चलिए पहले इतना नोट कीजिए बच्चा. ऑल्सो इसी चीज़ को ऑल्सो इट कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज y इज इक्वल टू f ऑफ x. इसको पढ़ते क्या हैं? f ऑफ x. क्या पढ़ते हैं? f ऑफ x. ठीक है. इसको हम लोग पढ़ेंगे f ऑफ x, मतलब y बराबर fx. इसका मतलब क्या हो गया? y इज ए फंक्शन ऑफ x. और y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हो गया? y डिपेंड्स ऑन x. समझ में आया? तो फंक्शन क्या होता है? रिलेशन होता है जो दो वेरिएबल को क्या करता है? रिलेट करता है ना. और ये फंक्शन को हम लोग, फंक्शन का मतलब क्या होता है? y डिपेंड्स ऑन. जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x बोलेंगे, उसका मतलब क्या होता है? y डिपेंड्स ऑन x. और इसको मैथमेटिकली लिखेंगे y बराबर fx. बातें आया समझ में? ठीक है. जैसे कि और एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं. एग्जाम्पल बोलेंगे y बराबर क्या है? x स्क्वायर दे दिया, है ना. y बराबर x स्क्वायर दे दिया, बोलेंगे ये फंक्शन है ना. फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन. और रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक का इन्फॉर्मेशन से दूसरे का आप इन्फॉर्मेशन निकाल लो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे. समझ में आया? जैसे मान लेते हैं x का वैल्यू आपने 1 लिया तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1. यदि x का वैल्यू आप 2 लोगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 4. मतलब यदि एक का वैल्यू इन्फॉर्मेशन पता है उससे दूसरे का इन्फॉर्मेशन आप निकाल लो तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे x और y में कुछ ना कुछ रिलेशन है. x का वैल्यू आपने रखा 3 तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 9. मतलब x का वैल्यू आपको पता हो, चल जाए तो y का वैल्यू आप निकाल सकते हो. मतलब एक के इन्फॉर्मेशन से दूसरे का इन्फॉर्मेशन आप निकाल लो तो हम लोग बोलेंगे उस दोनों में कुछ ना कुछ क्या है? रिलेशन है ना. एक की इन्फॉर्मेशन से दूसरे का इन्फॉर्मेशन आप निकाल लो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है. तभी तो एक इन्फॉर्मेशन से दूसरे का इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है ना. तो इसलिए ये आपका क्या है? फंक्शन है. दूसरा एग्जाम्पल, जैसे
दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका दे दिया y बराबर साइन एक्स, बोलेंगे क्या है, यहाँ पे रिलेशन है ना, y और x के बीच क्या है, रिलेशन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, y किसका फंक्शन है, x का। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। कैसे डिपेंड कर रहा है, तो y बराबर साइन एक्स, है ना। ये क्या हो गया, फंक्शन रिलेशन है, किस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। ये क्या दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। क्या किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रिलेशन, बोलेंगे इक्वेशन के फॉर्म में रिलेशन आपका लिखा हुआ है ना। और ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, y बराबर आपका दे दिया है ना, y बराबर एक्स क्यूब, है ना। फिर आपका और एग्जाम्पल दे दिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। तो ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है फंक्शन का। बातें आया समझ में। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन बताया है रिलेशन, ये सिर्फ कितने वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का, है ना। इन जनरल आपका 2 वेरिएबल का ही, है ना, रिलेशन ज़्यादा आएगा, है ना। 2 से अधिक वेरिएबल के बीच भी रिलेशन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, है ना। ठीक है, मान लो कि इफ z डिपेंड्स ऑन x एंड y, है ना, देन x किस पे डिपेंड कर रहा है, z डिपेंड कर रहा है x एंड y पे, देन, है ना, z बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ x कोमा y, है ना। मतलब z बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ x कोमा y। इसको पढ़ेंगे क्या, f ऑफ x एंड y, है ना, f ऑफ x एंड y। इसका मतलब क्या हो गया, y z x और y पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। इसमें कितना वेरिएबल के बीच रिलेशन है, 3 वेरिएबल पे। z किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। तो यहाँ x और y आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x और y क्या हो जाएगा, x एंड y आपका, x एंड y क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और z आपका क्या होगा, z चूंकि आपका x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो z को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल के बीच रिलेशन है, 3 वेरिएबल के बीच। और हम लोग को ज़्यादा यूज होगा 2 ही वेरिएबल के बीच रिलेशन, x और y, x और t, y और t, है ना। 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशन को हम लोग ज़्यादा देखेंगे। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे z बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पहला आपका हो गया, ठीक है बच्चा। जल्दी फटाफट लिखेंगे बच्चा। तो ये आपका पहला रिलेशन बिटवीन 3 वेरिएबल, मान लो z बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर वाई। तीसरा आपका मान के चलो एग्जाम्पल ले रहे हैं, z बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये भी क्या है आपका 3 वेरिएबल के बीच रिलेशन, ठीक है। तो आपका रिलेशन या आपका फंक्शन, है ना, क्या होता है, फंक्शन आपका रिलेशन होता है जो कि क्या होता है, 2 वेरिएबल, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के एक दूसरे से रिलेट करता है। और फंक्शन में क्या होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे y आपका क्या था, डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, y डिपेंड्स ऑन x, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x। और मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, y बराबर fx। तो चलिए ठीक है, ये क्या था आपका फंक्शन था। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ समझते हैं, ग्राफ क्या है ना। और फंक्शन ये जो हम लोग लिखे हैं ये क्या है, रिलेशन है, किस फॉर्म में लिखा हुआ, इक्वेशन के फॉर्म में, है ना। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में। ये क्या बताया, z बराबर f ऑफ x कोमा y। इसका मतलब क्या हुआ कि z किसका फंक्शन है, x एंड y का फंक्शन है। मतलब z x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। बातें आया समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन, है ना।
तो फंक्शन, और अभी हम लोग फंक्शन को दो ढंग से लिख सकते हैं। फंक्शन को दो वेरिएबल के बीच का यदि आपका फंक्शन हो, रिलेशन हो, तो उसको हम लोग दो ढंग से लिखेंगे, इक्वेशन से, दूसरा ग्राफ से, है ना। ग्राफ भी आपका क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को, रिलेशन को, है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा, ग्राफ लिखेंगे। ग्राफ इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। जो ग्राफ इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन एनी two variable of which one is independent variable and other is independent variable, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो है ना, समझेंगे ग्राफ क्या है। ग्राफ कुछ भी नहीं है, ग्राफ क्या है, आपका एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब रिलेशन को हम लोग दो ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इक्वेशन, जैसे कि y बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन के फॉर्म में भी हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या तरीका है रिलेशन को बताने का, ग्राफ। मतलब रिलेशन को दिखाने का दो तरीका होता है, एक इक्वेशन और एक क्या होता है उसका ग्राफ, है ना। तो दो ढंग से हम लोग क्या चीज़ को दिखा सकते हैं, रिलेशन को दिखा सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि आपका एक रिलेशन है ना, मानते हैं से y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, रिलेशन है x और y में, और उस रिलेशन को यहाँ पे ग्राफ से कैसे दिया हुआ है, ये x है एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है। मान लेते हैं कुछ इस टाइप का ग्राफ दे दिया आपका, ठीक है, ऐसा ग्राफ दे दिया। तो ग्राफ भी क्या बताता है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक के इन्फॉर्मेशन से दूसरे का इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या कर लें, निकाल लें, तो वो क्या होता है रिलेशन का मतलब एक का वैल्यू पता है तो दूसरे का वैल्यू आप निकाल लो। जैसे मान के चलिए कि ये आपका इसका ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का, मतलब y बराबर एफ एक्स का मतलब y और x के बीच रिलेशन का ग्राफ है ना। y बराबर एफ एक्स का मतलब क्या, y डिपेंड्स ऑन x, या है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, y एंड x के बीच क्या है, रिलेशन है। फंक्शन आपका रिलेशन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब y और x के साथ क्या है, रिलेशन। इसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। बातें आया समझ में। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे हमको, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ठीक है। चलिए, यदि आपका x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो अभी तो ये क्या बता रहा है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इक्वेशन नहीं दिया है ना, लेकिन ग्राफ दे दिया है। तो ग्राफ दे दिया है तो x का वैल्यू जब आप रखोगे, x का वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ पर भी मार्किंग किया हुआ है, सपोज डेट 1 2 3 इस टाइप से मार्किंग किया हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 पे y का वैल्यू क्या है ना, यहाँ पे मान लो 2.5 है ना, तो y का वैल्यू क्या है 2.5। x बराबर 2 पे y का वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे x का वैल्यू 2 है, तो y का वैल्यू क्या है 1 है ना। y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जब 2 तो y का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। फिर यदि x का वैल्यू हम लोग क्या ले लिए, मान लो 3 लिए हैं, x का वैल्यू हम लोग 3 लिए हैं, तो y का वैल्यू आपका क्या मिल रहा है 2। तो x का वैल्यू जब 3 तो y का वैल्यू आपका क्या मिल रहा है, y का वैल्यू 2 मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि एक के वैल्यू से, एक का इन्फॉर्मेशन से दूसरे का इन्फॉर्मेशन आप निकाल लो
तो वो क्या कहलाता है, रिलेशन। और ये रिलेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, ग्राफ के फॉर्म में। तो अभी से याद रखना है कि ग्राफ क्या होता है। कोई पूछे ग्राफ क्या होता है तो बोलेंगे ग्राफ जो है क्या होता है, रिलेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ग्राफ इज द, है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। याद रखा ना, ग्राफ सिर्फ जो है दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। दो से अधिक वेरिएबल यदि आ गया तो उसके रिलेशन को हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन से भले हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ से नहीं। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट, दो वेरिएबल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका हो गया, एक आपका ग्राफ हो गया, दूसरा क्या हो गया, है ना, इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो ग्राफ का हो गया डिफिनेशन, ग्राफ के बारे में हमने समझा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन और ग्राफ दोनों क्या है, रिलेशन है। तो मान लो कभी आपको इक्वेशन दे देगा और आपको क्या चीज़ का जरूरत है, ग्राफ। तो ग्राफ से, इक्वेशन से आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से इक्वेशन तय करेंगे, है ना। तो ये काम हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। डिफरेंट चीज़ों का ग्राफ हम लोग सीखेंगे, है ना। डिफरेंट फंक्शन का ग्राफ सीखेंगे, डिफरेंट रिलेशन के बीच का हम लोग ग्राफ सीखेंगे, है ना। यदि इक्वेशन दे दिया बोलेगा ग्राफ निकालो, ग्राफ दे दिया बोलेगा किसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन क्या है। तो हम लोग याद कर लेंगे, देख लेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे बच्चा। तो ध्यान देंगे बच्चा, है ना। रिलेशन को दो ढंग से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक इक्वेशन, दूसरा क्या है आपका ग्राफ। तो कभी इक्वेशन दे देगा, बोलेगा उसका ग्राफ खींचे। तो चलिए कुछ हम लोग, है ना, कुछ आपका ग्राफ आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे आपको दे दिया, एक क्वेश्चन दिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन x का ग्राफ। y बराबर साइन एक्स, ये क्या है, रिलेशन है। किस फॉर्म में दिया हुआ है, बोलेंगे इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसका बोला ग्राफ खींचने के लिए, है ना। तो ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, है ना। एक वेरिएबल को हम लोग, यहाँ पे एक्स है तो एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, और दोनों को हम लोग ग्राफ खींचेंगे उस पर। तो चलो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक डब्बा बना लेते हैं, डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे डब्बा बना लेंगे। मान लेते हैं इसको हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, x का वैल्यू और y का वैल्यू रखते हैं 0। फिर आप जानते हो पाई बाई कितना, चलो पाई बाई 6 का जानते हो। फिर आप जानते हो कितना, पाई बाई 4 का जानते हो। फिर आप 60 का जानते हो, पाई बाई 3 का जानते हो। चलो फिर 90 का जानते हैं, पाई बाई 2। अब बच्चा बोलेंगे कि साइन x के जगह पे आप 0 रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 का वैल्यू, पाई बाई 3 का मतलब क्या है, 6, है ना, 30 ना। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, है ना। 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2, है ना। फिर क्या होता है बच्चा आपका, है ना, पाई बाई 2 का क्या होता है 1। और यदि आगे बढ़ेंगे तो चलो मानो पाई का ही हम लोग वैल्यू रख देते हैं। पाई का वैल्यू क्या होगा, तो पाई का वैल्यू -1 होता है। इसके बीच में भी ढेर सारा वैल्यू है। तो ये सारे वैल्यू को हम लोग दे दे करके ग्राफ खींचेंगे। चलिए ठीक है, लोग ग्राफ खींच रहे हैं। एक हम लोग x और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम लोग y रखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है जब x का वैल्यू आपका 0 है तो y का भी वैल्यू क्या है आपका 0। और याद रखेंगे यहाँ पे हम लोग किसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं, साइन x का। ठीक है, और साइन x का जो ग्राफ होता है, साइन जो होता है आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन। मतलब साइन का जो वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होगा वही वैल्यू 2 पाई से 4 पाई के बीच में होगा, वही वैल्यू 4 पाई से 6 पाई के बीच में होगा। चूंकि है ना 2 पाई का मतलब एक बार घूम लिया, 2 पाई का मतलब एक बार ऐसे घूम लिया। ठीक है, और फिर 2 पाई से 4 पाई के बीच भी वही ऐसे ही घूम के आ गया। तो जो 0 से 2 पाई के बीच का जो वैल्यू होगा वही किसके बीच का होगा, 4 पाई से 6 पाई के बीच में, वही होगा 6 पाई से 8 पाई के बीच में। याद रखेंगे। ठीक है, तो 0 से 2 पाई के बीच में आपका वैल्यू होगा, तो बीच में कहीं हम लोग क्या होगा, पाई होगा। फिर क्या होगा, 2 पाई होगा। फिर यहाँ पे हम लोग दे देते हैं
3 पाई दे देते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे आपका 3 पाई हो गया, ये आपका 4 पाई हो गया। ऐसे ही आगे भी आप लिख सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस पाई, इधर क्या होगा -2 पाई। हमने पाई पे ही ऐसे क्यों रखा है, इधर क्या हो जाएगा बच्चा -3 पाई, फिर और इधर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा -4 पाई, चलता जाएगा। आप आगे भी कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया 0। और याद रखेंगे हम बता चुके हैं कि साइन का वैल्यू जो होता है, साइन x का वैल्यू -1 से 1 के ही बीच होता है। मतलब साइन x का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 1 होगा, तो y का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, और मिनिमम कितना होगा -1, है ना। तो मान लेते हैं ये आपका कितना है 1 है, फिर नीचे में क्या है -1, मतलब ग्राफ जो है आपका 1 से -1 के बीच ही रहेगा, है ना, 1 से -1 के बीच ही रहेगा, ठीक है। हमने बोला कि साइन का जो आपका वैल्यू होता है -1 से 1 के ही बीच होता है, ठीक है। तो चलो ये 1 से तो ऊपर ग्राफ नहीं होगा, तो चलो हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट लाइन दे दिए कि ग्राफ जो है इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना, नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से ये आपका -1 है, ये आपका -1 है, ग्राफ जो है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, एक मार्किंग कर दिए कि हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे तो इससे नीचे नहीं जाएगा। चलिए बीच में क्या होगा बच्चा π/2, साइन 0 का वैल्यू 0 है और π/2 का वैल्यू कितना है 1 है, π/2 का वैल्यू कितना है 1 है, तो ग्राफ कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। और फिर पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई का वैल्यू -1 नहीं 0 होता है, याद रखेंगे। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है -1 नहीं 0 होता है। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। पाई का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू आपका 0 होता है ना। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 3 पाई का वैल्यू 0, सब आपका यहाँ पे 0 होता है। तो ग्राफ आपका 0 और पाई पे 1 हो गया, तो ग्राफ ऐसे गया, ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, है ना। फिर बीच में आपका क्या आएगा 3 π/2, और याद रखेंगे साइन 3 π/2 का वैल्यू -1 होता है, तो -1 आपका यहाँ आ जाएगा, तो ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ पहुँचेगा और फिर यहाँ से ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 पाई पे आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका 3 पाई पे अगेन 0 होगा, तो फिर ग्राफ ऐसे पहुँचेगा और फिर ऐसे आएगा, है ना। मतलब 1 कहाँ पे होता है, यहाँ पे आएगा, फिर ग्राफ ऐसे आएगा और फिर 4 पाई पे अगेन 0 होगा। इस तरह से ग्राफ आपका चलता रहेगा। बातें आया समझ में, किसके किसके बीच, 0 से 2 पाई के बीच जैसा ग्राफ हुआ वही ग्राफ आगे होगा, वही ग्राफ आगे हो जाएगा। बातें आया समझ में। यहाँ पे बीच में कौन सा वैल्यू आ गया 4, है ना, 2 पाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 π/2, और याद रखना 5 π/2 पे वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। कितना होता है 1 होता है। उसी तरह से आप आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे 0 से -π, बीच में कितना होगा -π/2, फिर इधर क्या होगा बीच में -3 π/2, फिर इधर क्या होगा -5 π/2, फिर इधर बीच में क्या होगा -7 π/2। उसी तरह से इधर जो आपका वैल्यू आया है यहाँ पे बीच में -1, ये कितना पे है -7 π/2 पे। तो ग्राफ आपका क्या हो गया, याद रखेंगे साइन -π/2 पे वैल्यू -1 होता है, ठीक है। क्योंकि आपका जैसे ही 0 से π/2 किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो निगेटिव आपका नीचे आ गया, है ना, 0 से नीचे। तो ग्राफ आपका ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, फिर -3 π/2 पे 1 होता है, तो ऐसे आ जाएगा, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। फिर आपका ग्राफ जो है यहाँ से 5 π/2 पे -1, तो -1 हुआ, 3 π/2 पे 0। हमेशा याद रखेंगे पाई के मल्टीपुल पे वैल्यू आपका 0 हो जाता है, ऐसा ग्राफ हो जाएगा।
ठीक है। तो आप देख रहे हो 0 से 2 पाई के बीच जो ग्राफ है वही आगे आ गया, है ना। 0 से 2 पाई के बीच जो ग्राफ है वही पीछे आ गया, वही पीछे आ गया। मतलब 0 से 2 पाई के बीच जो ग्राफ है वैसा ही रिपीट करते रहता है। और जब एक ही टाइप का ग्राफ बार बार रिपीट करे तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो y बराबर साइन एक्स जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड क्या होता है? कितना के बाद वैल्यू फिर रिपीट करेगा? कितना के बाद? तो पाई के बाद, मतलब 2 पाई के बाद। 0 से 2 पाई के बाद, है ना। 0 से 2 पाई के बीच जो वैल्यू होगा वही 2 पाई से 4 पाई के बीच होगा, वही 4 पाई से 6 पाई के बीच होगा। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? कितना इंटरवल के बाद वैल्यू फिर रिपीट करता है? बोलेंगे 2 पाई के, है ना। तो इसका पीरियड जो हो जाएगा, पीरियड आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई। मतलब इसका पीरियड आपका 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई एंगल के बाद फिर सेम वैल्यू आपका रिपीट होगा। बातें आया समझ में? याद कर लेंगे। कोई बोलेगा साइन का ग्राफ खींचने के लिए, चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे। जब भी हम लोग साइन का ग्राफ खींचेंगे कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है ना। π/2 का वैल्यू 1 होता है। इससे पहले π/6, तो बीच में कहीं π/6 आएगा। π/6 पे क्या हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पे π/6 आएगा, है ना। यहाँ पे π/6 आएगा, तो यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब ग्राफ खींचेंगे, हर पॉइंट को मिलाएंगे, तो ग्राफ आपका क्या हो गया? साइनोसॉइडल। इस तरफ के फंक्शन को क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल फंक्शन बोलते हैं। ये साइन का ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। बोलेंगे ये डॉट डॉट लाइन क्यों लगा दिए हैं? तो बोलेंगे इसलिए लगाया कि साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया कि ग्राफ खींचने के दौरान इससे ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए। बातें आया समझ में? तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। तो फिर हम लोग cos x का ग्राफ खींचते हैं। y बराबर cos x, एकदम सेम ग्राफ होगा, एकदम याद कर लेना। जैसे साइन का ग्राफ, cos का ग्राफ, सारा का ग्राफ आप लोग क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, पहले याद कर लिया, अब इससे बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखेंगे साइन 0 पे 0 है, उसके बाद पाई पे 0, उसके बाद 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0। तो आप बता सकते हो कि साइन का वैल्यू n पाई पे 0 होता है ना। किसी भी पाई के मल्टीपुल पे, जैसे 0 साइन 0 0 हो गया, है ना। साइन पाई आपका 0 हो गया, साइन 2 पाई आपका 0 हो गया। दूसरा बात, π/2 पे क्या है वैल्यू? 1 है। 3 π/2 पे क्या है? -1 है। 5 π/2 पे क्या है? 1 है। 7 π/2 पे क्या है? 7 π/2 पे क्या है? 7 π/2 पे क्या है आपका? -1 है ना। याद रखेंगे यहाँ पे 7 π/2 है। 7 π/2 पे आपका क्या है? -1। तो इस तरह से हम लोग खींचते हैं। जल्दी इसको नोट करेंगे बच्चा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर cos x, है ना। अब याद कर लेंगे ग्राफ, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो cos x का भी ग्राफ एकदम साइन के ही जैसा होगा, क्योंकि cos का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है। चलिए फटाफट हम लोग इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये आपका 0 है, ठीक है, ये आपका 0 है ना। अब याद करेंगे बच्चा कि cos का जो वैल्यू है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1, और 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो 0 कहाँ पे होता है? 90 पे, यानी कि π/2 के मल्टीपुल पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? π/2। इधर क्या लिखेंगे? -π/2, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3π/2, क्योंकि याद रखेंगे π/2 के मल्टीपुल पे cos का वैल्यू 0 होता है। तो जहाँ 0 होता है वो सब पहले मार्क कर लेंगे हम लोग, है ना। 3π/2, 5π/2, आगे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7π/2। उसी तरह से ये आपका π/2 इधर लिखते हैं हम लोग 3π/2, -3π/2 इधर चूँकि निगेटिव होगा। फिर आप क्या लिखोगे? -5π/2। बातें आया समझ में? चलिए फिर आपका यहाँ पे वैल्यू कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, और मिनिमम कितना होगा? -1। तो हम लोग क्या करते हैं?
1 पे यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं, देखेंगे 1 से आपका ज़्यादा नहीं हो सकता है, -1 से कम नहीं हो सकता है, तो हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया। अब बच्चा बोलेंगे कि ग्राफ कैसा होगा। ये -1 है, चलिए ठीक है। अब बोलेंगे कि आप यदि cos 0 का वैल्यू निकालते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे एक डब्बा बना लिया, चलिए कुछ कुछ वैल्यू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डब्बा बना करके, ये x है और ये y है। चलिए हम लोग 0 लेते हैं, π/2 लेते हैं, फिर पाई लेते हैं, चलो इतना ही वैल्यू लेते हैं। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, और पाई पे कितना होता है -1, है ना। पाई पे आपका क्या हो जाएगा -1, तो पाई कहाँ होगा, बीच में, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 पाई होगा। तो याद रखना पाई पे -1, 2 पाई पे आपका 1 होता है। तो कॉस का वैल्यू 0 पे कहाँ हो जाएगा 1 पे, तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, और π/2 पे क्या हो गया 0, फिर पाई पे क्या हो जाएगा -1, तो ग्राफ ऐसा आया, ऐसा चला गया। फिर पाई पे आपका क्या होता है 2 पाई पे cos 2 पाई क्या होता है 1 होता है, तो 1 पे ऐसे चला गया। फिर 5 π/2 पे यानी कि π/2 के मल्टीपुल पे 0 हो जाएगा। फिर आपका 3 पाई पे क्या हो जाएगा -1 आपका, फिर 7 पाई पे आपका 0 हो जाएगा। मतलब ग्राफ ये भी उसी के जैसा आपका टेंडेंसी है, साइन के ही जैसा ग्राफ है, लेकिन अंतर है यही कि साइन 0 पे 0 होता है, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे cos 0 पे 1 होता है, इसीलिए ऊपर से स्टार्ट हुआ। ठीक है अच्छा, इस तरह से आपका ग्राफ होगा। बीच में क्या होगा -π, इधर क्या होगा -2 पाई। तो यहाँ से बता सकते हैं -π का वैल्यू, cos -π का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, -2 पाई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे बच्चा आप लोग वैल्यू को भी और ये ग्राफ को भी। ठीक है, तो अब से यदि कोई भी बोले साइन का ग्राफ खींचने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे ग्राफ खींच देंगे फटाफट, है ना। साइन का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है 0 से, तो ऐसे खींच देंगे, इससे ठीक है, ऐसे कर देंगे। कर दिया हमने ग्राफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 पाई। फटाफट खींच दिया। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -π, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 पाई। बातें आया समझ में। ये किसका ग्राफ हो गया y बराबर साइन x का। एकदम याद कर लेंगे, 3-4 बार बना लेंगे ऐसे, है ना। उसी तरह से y बराबर cos x का ग्राफ दे दे तो हम लोग कैसे खींचेंगे, देखो ये y बराबर cos x का ग्राफ। तो cos x का कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 0 पे आपका 1 होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ऐसे ग्राफ होगा, इससे खींच देंगे, ऐसे हो गया, है ना। ये 0 हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा π/2, ये क्या हो जाएगा 3 π/2, ये क्या हो जाएगा 5 π/2, ये क्या हो जाएगा 7 π/2, है ना। इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ये क्या हो जाएगा -π/2, ये क्या हो जाएगा -3 π/2, ये क्या हो जाएगा -5 π/2। तो एकदम याद रखेंगे, एकदम याद होना चाहिए। ये किसका ग्राफ हो गया y बराबर cos x का ग्राफ। तो इस तरह से sin x और cos x का ग्राफ आपने सीख लिया है। दोनों को एकदम याद कर लेंगे, ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा वैल्यू रख रख के आप ग्राफ खींचोगे, इससे अच्छा इसको याद कर लो। ठीक है, तो फटाफट याद करो तो बच्चा। चलिए बच्चा हम लोग अगला ग्राफ खींचें। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 10x, है ना। याद रखेंगे बच्चा, y बराबर किसका ग्राफ हम लोग खींचने वाले हैं 10 का, 10x का। ये किस फॉर्म में है रिलेशन, इक्वेशन के फॉर्म में।
और याद रखेंगे दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इक्वेशन, दूसरा क्या होता है आपका ग्राफ होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ग्राफ खींचिए, तो याद रखेंगे कि 10 का वैल्यू कुछ भी होता है, 10 का वैल्यू जो होता है 10x का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होता है। जैसे साइन का वैल्यू आपका -1 से 1 के बीच में होता था, कॉस का वैल्यू है ना -1 से 1 के बीच में होता था, लेकिन 10 का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी के बीच होगा आपका ग्राफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ आप लोग याद कर लेंगे कैसे होता है आपका y बराबर 10x का ग्राफ। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है ना। और याद रखेंगे 10 जो है 10 जो होता है आपका कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होता है, हमने बोला था 10 90 अनडिफाइन होता है ना। तो 10 90 आपका क्या होता है अनडिफाइंड, मतलब 10 जो है 2n+1 π/2 पे अनडिफाइन होता है, अनडिफाइंड है ना। मतलब π/2 के मल्टीपुल पे, मतलब π/2 के मल्टीपुल पे आपका 10 क्या हो जाएगा अनडिफाइन होगा। कहाँ कहाँ अनडिफाइन होगा, 10 π/2 पे अनडिफाइन होगा, 3 π/2 पे अनडिफाइन होगा, 5 π/2 पे अनडिफाइन होगा, मतलब π/2 के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ लफड़ा क्रिएट होगा, π/2 पे, 3 π/2 पे, 5 π/2 पे। तो हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। ये आपका π/2 हो गया, इधर भी कितना हो गया -π/2 हो गया, फिर आपका यहाँ पे क्या होगा 3 π/2 हो गया, फिर आपका क्या होगा 5 π/2 हो गया, फिर आप और करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 7 π/7 आपका 2 हो गया। फिर इधर आते हैं बच्चा आप लोग तो क्या हो जाएगा -3 π/2 हो गया। फिर आप इधर आते हैं तो इधर क्या हो जाएगा -5 π/2। ठीक, चलिए अब चूंकि π/2 पे आपका डिफाइन नहीं है तो यहाँ तो ग्राफ होगा नहीं, उसी तरह से 3 π/2 पे आपका डिफाइन नहीं है, यहाँ पे ग्राफ नहीं होगा, 5 π/2 पे डिफाइन नहीं है, यहाँ भी ग्राफ नहीं होगा, 7 π/2 पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ ग्राफ नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। हमने यहाँ डॉटेड लाइन इस तरह से खींच लिया कि भैया यहाँ पे ग्राफ नहीं होना, फिर 3 π/2 पे भी नहीं होगा, फिर 5 π/2 पे भी नहीं होगा ग्राफ, फिर 7 π/2 पे आपका ग्राफ नहीं होगा। यहाँ पे लाइन हम लोग खींच लेते हैं कि भाई यहाँ पे ग्राफ नहीं होना। ठीक है, फिर उसी तरह से इधर भी हम लोग ग्राफ लाइन खींच लेते हैं, फिर हम लोग उसी तरह से यहाँ भी लाइन खींच लेते हैं। अब देखेंगे ग्राफ कैसा होगा। 10 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और π/2 से जस्ट छोटा पे वैल्यू कहाँ चला जाता है इन्फिनिटी पे। कहाँ चला जाता है इन्फिनिटी पे, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और इस डॉटेड लाइन के पैरेलल हो गया। ठीक है, फिर नीचे भी ग्राफ ऐसे जाएगा और डॉटेड लाइन के पैरेलल, मतलब -π/2 से कम पे 10 -π/2 से थोड़ा सा कम पे आपका वैल्यू क्या हो जाता है -∞। उसी तरह से याद रखेंगे ये 0 हो गया, बीच में क्या होगा π/2 और 3 π/2 के बीच में क्या आएगा पाई आएगा, तो 10 पाई का भी वैल्यू 0 होता है। याद रखेंगे 10 पाई का भी वैल्यू 0, तो यहाँ से ग्राफ तो स्टार्ट होगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा बीच में 2 पाई पे भी वैल्यू ऐसे जाएगा ग्राफ और ऐसे जाएगा, इसीलिए ये ग्राफ आगे बढ़ता रहा क्योंकि 5 π/2 से कम पे वैल्यू क्या होता है जस्ट कम पे, थोड़ा सा कम पे है ना, क्या होता है आपका इन्फिनिटी होता है। तो पैरेलल लाइन कहाँ मिलता है इन्फिनिटी पे, इसीलिए हम लोग इस दोनों को पैरेलल कर दिए हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पैरेलल कर लिए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा उसी तरह से 3 π/2 आपका इधर है ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे पैरेलल हो गया बच्चा ग्राफ, और इधर भी यहाँ पे ऐसे पैरेलल हो जाएगा। ये आपका 10 का ग्राफ है। इधर बीच में क्या होगा -π होगा, -π पे आपका 0 ऐसे चला जाएगा ग्राफ,
इधर आपका क्या है बच्चा, -2 इस तरह से आपका ग्राफ होगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये इधर कितना हो गया π/2, इधर कितना हो गया π/2, तो मतलब यहाँ से यहाँ का बीच का एंगल का डिफरेंस क्या होगा, पाई। तो देखो पाई के इंटरवल में जो ग्राफ है वही आगे रिपीट हो रहा है, वही आगे रिपीट हो रहा है। तो 10 भी आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। 10 भी क्या है, 10x क्या है, y बराबर 10x, ये क्या है आपका पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड क्या है, पीरियड इसका पाई है। पाई पीरियड का मतलब क्या कि 10 का वैल्यू हर पाई के बाद सेम होगा, है ना। अगर आप भी देखो यहाँ से यहाँ का इंटरवल कितना है, पाई का, यहाँ से यहाँ का इंटरवल कितना का है, पाई का, यहाँ से यहाँ का इंटरवल कितना है, पाई का। तो हर पाई के इंटरवल पे वैल्यू क्या हो, आपका ग्राफ कैसा हो रहा है, एक जैसा। तो इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। मतलब पाई के इंटरवल के बाद, हर पाई एंगल के बाद वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 10 का वैल्यू सेम मिलेगा, है ना। कहने का मतलब कि यदि आपका जैसे 10π/4 का वैल्यू जो होगा वही 10π/4 प्लस पाई के वैल्यू होगा, वही फिर उसमें पाई जोड़ देंगे तो भी उतना ही वैल्यू मिलेगा। तो ये याद रखना है। तो ये तीनों ग्राफ था, आप लोग को दिमाग में सेट होनी चाहिए, इसको याद कर लेंगे, ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने का ज़रूरत नहीं है। याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये अनडिफाइन होता है। तो 10 आपका अनडिफाइन कहाँ होता है, 10 आपका 10 π/2 के मल्टीपुल पे 2n + 1 π/2 मतलब ऑड मल्टीपुल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा। यानी कि π/2 के मल्टीपुल पे अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन। और जस्ट उससे छोटा या जस्ट उससे बड़ा पे आपका या तो इन्फिनिटी मिलेगा या -इन्फिनिटी मिलेगा। इसीलिए ग्राफ जो है इस जगह पे जैसे 3π/2 पे है तो आगे जाके कहाँ मिल गया, है ना, पैरेलल हो गया। और पैरेलल लाइन कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो बच्चा फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे। तो बच्चा आज हम लोग यहीं क्लास को एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और फिर और डिफरेंट टाइप का हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। तो अगला क्लास भरपूर आपका स्ट्रेट लाइन और डिफरेंट टाइप का ग्राफ चलेगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।